अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शैला महमूद। और शैला महमूद हर हफ्ते आपकी मुलाकात करवाती है शोबिज़ इंडस्ट्री के ऐसे नगीनों के साथ कि जिनकी जगमगाहटों से ये इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर रही है और पूरी दुनिया में अपना नाम बना रही है। तो जनाब, आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ उनका ताल्लुक है थिएटर इंडस्ट्री से। और मैं यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि ये थिएटर जो है कोई आम थिएटर नहीं है। आम थिएटर मैंने इसलिए कहा कि नॉर्मली जो थिएटर होता है उसके अंदर पहले से कोई स्क्रिप्ट होता है, कोई सिचुएशन होती है और किरदारों को पता होता है कि उन्होंने क्या एक्ट करना है, किस बारे में एक्ट करना है, और स्क्रिप्ट जो है वो याद किए हुए होते हैं। लेकिन ये थिएटर जो है ये कहलाता है इम्प्रोवाइजेशन थिएटर, जिसको हम फिल्बदी थिएटर भी कह सकते हैं। तो ये फिल्बदी थिएटर है क्या, हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं जो कि इसमें मास्टर हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के इम्प्रोवाइजेशन थिएटर के इंस्ट्रक्टर मिस्टर मुनीबुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शैला, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें यहाँ पे दावत दी। बिल्कुल, तो कुछ बताइए थिएटर के बारे में। जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस को बताया कि थिएटर हो तो लोगों के जहन में ये होता है कि जी पहले से स्क्रिप्ट होता है और फिर एक सिचुएशन होती है या एक सेट बना हुआ होता है जिस पे लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन आप जो है वो इम्प्रोवाइज थिएटर करते हैं, जिसको हम फिल्बदी थिएटर कहते हैं उर्दू में। तो ये क्या होता है? आप समझें कि थिएटर स्पेस एक खाली जगह है, स्टेज पे कुछ भी नहीं है। आप ऑडियंस के तौर पे या इवन एज अ वर्कर के तौर पे या एक स्टूडेंट के तौर पे अगर कोई भी खाली जगह देखें तो आप इमेजिन करें कि उस खाली जगह को किसी भी तरीके से पुर किया जा सकता है। तो मेरे लिए फिल्बदी थिएटर वो एक जादू है कि पलकते झपकते एक खाली स्टेज पे कहानी और किरदार पैदा हो जाता है, नमूदार हो जाता है। क्या बात है। तो उस जादू को विटनेस करने के लिए मैं बारहा सरप्राइज होता रहता हूँ कि क्या क्या जादू हो सकता है, कहानी किरदार किस किस तरह के पैदा हो सकते हैं। अच्छा, तो ये मुश्किल नहीं होता एक आर्टिस्ट के लिए कि जाहिर सी बात है जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं या जब कोई आप थिएटर प्ले कर रहे होते हैं तो वो लाइव होता है, ठीक है, जिसमें रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं होती है कि उसमें कोई अगर आप फंबल भी कर रहे हैं तो आप रीटेक नहीं कर सकते, वो तो बस जो हो गया वो हो गया। तो फिल्बदी थिएटर के अंदर ये चीज़ कितनी डिफरेंट होती है रादर देन एक स्क्रिप्टेड जो थिएटर होता है उसके? ये बात मैं अपनी वर्कशॉप्स में अक्सर करता हूँ कि स्क्रिप्टेड थिएटर और फिल्बदी थिएटर में जहाँ बहुत सी यकसानियत है वहाँ पे वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ भी हैं। और एक मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है कि गलती का तसव्वुर नहीं है। हाँ। जहाँ पे लाइन फंबल होती है स्क्रिप्टेड थिएटर में तो एक्टर समझता है उसको कवर अप करना है। कवर अप करने से मुराद ये है कि कुछ गलत हो गया। जबकि फिल्बदी थिएटर में आप अज्यूम भी नहीं कर सकते कि कुछ गलत हुआ है। जो हुआ है वही एक रुदाद है, वही एक आमद है, वही आपका असासा है, वही इनपुट है, और आप उसी से खेलकर उसी पे ट्रस्ट करते हुए एक्सप्लोर करते हैं और डिस्कवर करते हैं ये कहाँ जा रहा है। अच्छा, फौरन मतलब फिल्बदी जिसको हम कहते हैं कि फौरन से या उसी वक्त या आम फहम ज़बान में अगर हम कहें बरजस्तगी जिसको कहते हैं हम, तो उसमें जो होता है वो आप जब बात कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है गलतियाँ भी होती होंगी। तो आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनसे कभी ऐसा हुआ कि कुछ गलत हो गया या कुछ डायलॉग ऊपर नीचे हो गए, कोई ऐसी सिचुएशन बनी? फिल्बदी थिएटर की जो ट्रेनिंग है उसमें ये बात कल्टिवेट की जाती है कि आप दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और दूसरे की ऑफर्स को एक्सेप्ट करें और अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस लाना कि जो है यही सबसे बेहतरीन है। मगर ये एक्सेप्टेंस बिल्ड करने में अपने बातिन में एक वक्त गुजर जाता है, क्योंकि असल ज़िंदगी में हमारी इसकी प्रैक्टिस नहीं है। हमें हर वक्त कोई ना कोई नुक्स नज़र आ रहा होता है चीज़ों में कि जो है ये बेहतर हो सकता है, नहीं ये ठीक नहीं। हम ना बहुत करते हैं ज़िंदगी में, मुतमईन नहीं होते। नहीं, मुतमईन होना तो अगला कदम है, एक्सेप्ट भी करना नहीं चाहते, क्योंकि हम आज की दुनिया में लिमिटलेस चॉइसेस की दुनिया में रह रहे हैं। तो हमें लगता है कि यार ये जो है इससे बेहतर भी हो सकता था। व्हाट इफ की दुनिया में, व्हाट इफ के सवाल में हम गायब रहते हैं, तो ऐसा होता, वो बेहतर होता। तो इम्प्रोवाइजेशन थिएटर में जो हुआ है
वो गलत नहीं है, वो बेस्ट है, वो ही बेहतरीन है। और अगर उसको एक्सेप्ट करें तो वो हमें कहां से कहां लेकर जा सकता है, और वो ही डिस्कवरी है। अब वो कहां लेकर जाएगा ये ना मैं बता सकता हूं, ना कोई करने वाला बता सकता है। ये उस लम्हे की बेयकीनी है जो कि जिंदगी की तरह हमें कुछ ना कुछ नया सामने दिखलाती है। तो उसी का थ्रिल है, मगर उसी का खौफ भी है। खौफ किस चीज़ का? देखें, हमारे नर्वस सिस्टम में जो एड्रेनलिन आता है वो खौफ से भी ट्रिगर होता है और एक्साइटमेंट से भी ट्रिगर होता है। सो खौफ और एक्साइटमेंट यानी कि एक तरफ फियर और दूसरी तरफ थ्रिल, ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। तो जहाँ पे आपको खौफ महसूस हो रहा है, अगर आप उसको ट्रस्ट करें और देखें आपको कहाँ लेकर जा सकता है, तो उसी में कुछ नया डिस्कवर करने का थ्रिल आपके सामने एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मगर वो एक प्रैक्टिस है, वो एक इंटरनल प्रोसेस है। इम्प्रोवाइजेशन थिएटर में कंटेंट से ज़्यादा इनर कल्टीवेशन है एक। हाँ, कंटेंट तो होता ही नहीं है ना उसमें, पहले से जो होता है। कंटेंट कहीं भी जा सकता है, कहानी, किरदार, स्टोरी कहीं भी जा सकती है, मगर एक्सेप्टेंस ऑफ द अननोन वो एक डीप ग्राउंडिंग है जो कि इम्प्रोवाइजेशन थिएटर के प्रोसेस से कल्टीवेट होती है, और जो कि इसलिए मेरा मानना है कि ज़िंदगी में सबके लिए अहम है। क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन थिएटर से जो ज़िंदगी के बारे में सबक मिला है मुझे, वो ये कि चूँकि ज़िंदगी भी इम्प्रोवाइज्ड है, किसको क्या पता कल क्या होने वाला हो जाए। तो हम भी एक फिल्बदी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें नहीं पता। डिस्पाइट ऑल ऑफ आवर प्लान्स, यस, हम जितनी बेहतरीन प्लानिंग कर रहे हैं उसके बावजूद सब एक पल में आपकी सारी प्लानिंग वैनिश। अगर वैनिश नहीं भी हो रही तो 100% कभी वैसा नहीं होता जैसा आप प्लान करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिंदगी में एक्सेप्टेंस और अननोन में डिस्कवरी को एक्सप्लोर करना, डिस्कवरी की तरफ नज़र को रखना, और फेलियर को फेलियर ना तस्वुर करना, बल्कि जो चीज़ मौजूद है उसी को असासा समझते हुए एक नई चीज़ को अपनी तरफ आने देना, ये सबसे बड़ा लेसन है। इसलिए मेरा मानना है फिल्बदी थिएटर हर एक के लिए, चाहे वो थिएटर प्रोफेशनल बनना चाहता है या वो किसी और प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ रखता है, ये ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग है। आप कब से कर रहे हैं? मैंने शुरू किया था 2014 से। और तो ये ख्याल कैसे आया आपको कि थिएटर में इस तरह भी कुछ हो सकता है? हाँ। क्या आपसे पहले लोग कर रहे थे यहाँ पर? जी बिल्कुल, कराची में होता रहा है इम्प्रोवाइजेशन थिएटर। यहाँ पे कुछ ट्रूप्स थे, अभी भी हैं जो करते हैं, और उनका ज़्यादा रुझान कॉमेडी की तरफ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा यूज़ है इम्प्रोवाइजेशन थिएटर का। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने इस नीयत से किया था कि मैं ये सोचता था कि ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पे इतना कुछ हो रहा होता है इंसान के बातिन में, तो क्या टक चीजें चल रही होती है ना आपके एक फिल्म की रील की तरह इंसान का बातिन बहुत रिच है और वो हमेशा ज़ाहिरी दुनिया में सामने नहीं आता। तो क्या वो एक क्रिएटिव प्रोसेस का इनपुट बन सकता है? मेरा ये सवाल था जब मैंने थिएटर, इवन इम्प्रोवाइजेशन थिएटर से पहले मैंने जब थिएटर शुरू किया था। तो स्क्रिप्टेड थिएटर में तो आपकी एक बड़ी ट्रेनिंग होती है कि आपने अपने आप को एक रोल में ढालना होता है, जो कि पहले से कैरेक्टर के लिए तैयार करना होता है अपने आप को पूरा, जो कि पहले से ही तैयार शुदा है। आप उसमें अपना रंग रूप और उसकी गहराइयाँ तराशते हैं, ढूंढते हैं। मगर फिल्बदी थिएटर में मेरे लिए ये चीज़ एक्सप्लोर करने को थी कि ये जो दिल बंद सा है, क्या ये खुल सकता है? हाय हाय, अगर बात है कि अपने अंदर ये कदर पैदा की जाए कि जो भी है बेहतरीन है, इसी से कुछ पैदा हो सकता है। ये एक्सेप्टेंस अगर अपनी ज़ात में पैदा की जाए तो क्या नया पैदा हो सकता है? तो क्रिएटिविटी के कौन कौन से दरवाजे खुल सकते हैं, और वो अनगिनत दरवाजे हैं, क्योंकि ज़िंदगी की कोई सरहद नहीं है, इंसान के तजर्बे की कोई सरहद नहीं है। तो इम्प्रोवाइजेशन इन सरहदों से पार इन तमाम दरवाज़ों को खोलने की आवाज़ देता है कि हाँ, ये सब एक्सेप्टेबल है और ये क्रिएटिविटी के प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है। तो एक वास्टनेस ने मुझे एक्साइट किया था इम्प्रोवाइजेशन थिएटर के हवाले से। इसलिए जो आप बात कर रही थी कि क्या पहले लोग कर रहे थे, तो उसको बर्जस्तगी से और क्विक विटेडनेस से और स्पॉन्टेनिटी से इम्प्रोवाइजेशन को बड़ा जोड़ा जाता है, जो कि
मुंह का तेज होता है, मुंह का हाँ, फायर होता है, मुंह फट होता है, चैटर बॉक्स होता है जो कि बहुत फ्री फ्लोइंग गुफ्तगू करता है, सिर्फ उनके लिए ज्यादा मौजू है इम्प्रोवाइजेशन थिएटर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसा हरगिज तो नहीं मुझे है। तो ये लगता था कि जो लोग बहुत एक होता है ना फौरन से जवाब देने वाले और क्विकली एक तंजु मिजाज के जुमले जो होते हैं, जो बहुत कोई बंदा सोच के लिखता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड होता है, तो मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइजेशन उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता होगा ना। ये एक तासुर है, मगर इम्प्रोवाइजेशन की हद इन लोगों पे ख़त्म नहीं होती। अच्छा। या इस मिजाज के लोगों पे। आज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरा। कॉमेडी के लिए ये मौजू हो सकता है, मगर इम्प्रोवाइजेशन थिएटर सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं है। ओके। इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए आप किसी भी नौयत का ड्रामा, किरदार, कहानी पैदा कर सकते हैं। ट्रेजेडी सब इंसानी तजर्बे के ज़ुमरे में जो जो एहसासात हैं वो सब इम्प्रोवाइजेशन थिएटर में इस्तेमाल हो सकते हैं, और उससे हर जॉनरा का और जॉनरा से मावरा किसी भी नौयत का किरदार, कहानी आपके सामने डिस्कवर किया जा सकता है लाइव ऑडियंस के। बिल्कुल जनाब, काफ़ी कुछ तो मैं भी समझ गई हूँ फिल्मबदी थिएटर के बारे में। मज़ीद भी जो है वो हम मुनीब से जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम, और आज के टी टाइम में हमारे साथ मौजूद हैं मुनीबुर रहमान, जो कि हमें फिल्मबदी थिएटर, इम्प्रोवाइजेशन थिएटर के बारे में बता रहे थे। अच्छा मुनीब, यहाँ काफ़ी हद तक तो कॉन्सेप्ट मेरा भी क्लियर हो गया कि ये होता क्या है, तो मैं आपसे और मज़ीद समझना चाह रही हूँ व्हाट इज़ थिएटर के। फ़र्ज़ करें कि आप अभी एक सिचुएशन में हैं, लाइक अगर अभी आपसे कहा जाए कि यहाँ आपको कुछ इम्प्रोवाइज थिएटर में कुछ करना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है? लाइक आप किस तरह से इंगेज करते हैं या उसमें किस तरह से परफॉर्म किया जाता है? उसकी बहुत सी ड्रिल्स और एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सी गेम्स हैं, तो अगर आप चाहें तो हम एक गेम खेल सकते हैं। बिल्कुल, प्लीज, आई मीन। ठीक है। बड़ी सिंपल सी गेम है। हम एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, वन वर्ड एट अ टाइम। ओके। हम पहले से सोचेंगे नहीं कि ये स्टोरी कहाँ पे हो रही है, इसका किरदार कौन है या इसका विलन कौन है, इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं होगी। ठीक है। हम वन वर्ड एट अ टाइम बोलना शुरू करेंगे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता एक स्टोरी बिल्ड होगी। ओके ओके ओके, डन। चलें, मैं शुरू करता हूँ। ओके, और कोशिश करेंगे कि गैप्स नहीं देंगे, सही है। जो भी आ रहा है इसको चलने देंगे। ओके, ठीक है। आज का दिन बहुत खूबसूरत रहा अभी तक। ओके, जबरदस्त। आपने एक वर्ड बोलना है, आपने आज के बाद एक वर्ड बोलना है। ओके। मिसाल के तौर पे आज का दिन। ओके, ठीक है, वन वर्ड। इस तरह हम मिलकर एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। ओके ओके, प्लीज। ठीक है। कल हो ना हो। ठीक है। सूरज, रोशनी, चांद, सितारे, आसमान, नीला, कलर पैलेट, कौसे कज़ा, जहन्नुम, आग, जायनमाज, रूहानियत। अम्मी की डांट, बहुत अच्छी लगती है, अम्मी की याद, हर वक्त आती है। अम्मी के पराठे। आई लव इट। ओके, तो हमने कहानी तो बिल्ड नहीं की, लेकिन इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करना भी एक इम्प्रोवाइज डायरेक्शन हमने ली, तो वो अच्छा, कहीं की मतलब कहीं और चली सही। गई। हम एसोसिएट कर रहे थे कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे जो पहला बरजस्ता जो आपको भी मेरे ख्याल ज़हन आ में रहा आ रहा है, आप उसको दिल खोल के बोले जा रही हैं। अच्छा, और इस तरह हम अपने अंदर के डिफरेंट आइडियाज को सामने ला रहे थे। अच्छा, इसके बाद फिर जो आपका एक्ट होता है, तो जो कॉन्वर्सेशन अभी मेरी और आपकी हुई, तो आप फिर उस हिसाब से एक्ट करते हैं कैरेक्टर्स के साथ? ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है एक्ट करने के लिए, मगर ये हमें इंस्पायर कर सकता है। सो मिसाल के तौर पे अम्मी की डांट को ले लिया। अम्मी की डांट में एक पूरा जखीरा है तजर्बों का। बिल्कुल। उससे ज्यादा तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो आपने जो एसोसिएट किया अम्मी की डांट से, इसी तरह जो डिफरेंट प्लेयर्स होंगे अम्मी की डांट से एसोसिएट करेंगे, तो वो हमारा एक पहला कदम बन जाएगा कि हम एक इम्प्रोवाइज सीन में छलांग लगाएं और वो फिर देखें हमें कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं। और फिर आप उसमें करते हैं ऑडियंस को एंगेज, जो आपकी ऑडियंस आई हुई होती है। डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। इम्प्रोवाइजेशन की कोई एक शक्ल या कोई एक तरीका नहीं है, एक स्टाइल नहीं है।
चूँकि ये सबके लिए है और इसको मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके देखने वाले भी शो का उतना ही हिस्सा महसूस करें अपने आप को, शो को बनाने में उतना ही हिस्सेदार महसूस करें जितना कि प्लेयर्स प्ले करने वाले हैं स्टेज पे। तो हाँ, हम ऑडियंस को भी इंगेज करते हैं, ऑडियंस की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऑडियंस की कहानियाँ लेते हैं और वो भी हमारी इम्प्रोवाइजेशन का फिर एक ज़रिया बनती हैं, एक इनपुट बनती हैं। तो कभी ऐसा होता है कि आपका कोई भी प्लेयर जो है वो स्टेज पे ब्लैंक हो गया, लाइक होता है समटाइम्स, कुछ नहीं आ रहा होता दिमाग में, तो वो ब्लैंक हो गया, फिर ऐसी सिचुएशन कैसे कवर करते हैं? ब्लैंक होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जर्वेशन एंड रिसीविंग। ब्लैंक होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसिव हैं, ब्लैंक होने का ये मतलब नहीं है कि आपको हर वक्त एक्टिव होना है, उससे ज़्यादा है कि जो हो रहा है आप उस पर कितने अटेंटिव और प्रेजेंट हैं। तो बज़ाहिर जो आपको ब्लैंक लग रहा है शायद वो सिर्फ तवज्जो दे रहा है, और तवज्जो देने के लिए आपको खुद दौड़ती हुई गाड़ी की तरह एक्टिव होना ज़रूरी नहीं है। आप हो सकता है सिर्फ अब्जॉर्ब कर रहे हैं जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो दैट इज़ इक्वली वैल्यूएबल। तो गलती की गुंजाइश आप कह रहे हैं कि हो सकती है इम्प्रोवाइजेशन थिएटर पर? गलती नहीं है इसमें कोई, सिर्फ जो हो रहा है एटीट्यूड्स सही हो रहा है, जो हो रहा है बेहतरीन हो रहा है, सिर्फ एटीट्यूड्स हैं जो कि तय करते हैं कि चीज़ कितनी आराम से या मुश्किल से पैदा होगी। सो जो चीज़ डिस्कवर हो रही है, जो कहानी डिस्कवर हो रही है, या तो वो आसानी से होगी या बड़ी दिक्कत से होगी। तो हम अपनी ट्रेनिंग में ये देखेंगे कि कम से कम दिक्कत से पैदा हो। हम अपना काम आसान करना चाहेंगे, हम उसे एंजॉय करना चाहेंगे, हम जोर आजमाई से चीज़ या कहानी को या किरदार को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। इट शुड बी फन, इट शुड बी रिलैक्सिंग, इट शुड बी ईजी। तो कितना आराम से हो सकता है उसके लिए कुछ एटीट्यूड्स हैं, वो अक़दार हैं जिसका पहले जिक्र किया था, आप कल्टीवेट करते हैं। सही। एक्सेप्टेंस की और लिसनिंग की और कोलैबोरेशन की। तो आप अभी एज एन थिएटर इंस्ट्रक्टर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि आर्टिस्ट जब कुछ बनने जा रहा होता है या बन रहा होता है तो बड़ी इसको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है अपने आप को मनवाने के लिए भी। और आपने तो मीडियम में ऐसा चुन लिया जो थिएटर है, लेकिन थिएटर में भी इम्प्रोवाइजेशन थिएटर है, तो फैमिली ने किस तरह से रिएक्ट किया इस पे आपके? ये एक सफर है। वही तो हम जानना चाह रहे हैं। एक सफर है कि मुनीबिर खान जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये पीछे कितना जो है ना वो कितनी चीजें पसे-पुश डाल के फिर यहाँ पहुँचे हैं। आपको एक्सेप्टेंस सबसे पहले और बिलीफ अपने ऊपर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो मजबूर हो जाएंगे कि आ जाए अपने ऊपर बिलीफ, क्योंकि अगर नहीं होगा तो दाल गलेगी नहीं। दाल गलेगी क्या, उबलेगी ही नहीं। वो तो अगर आप अंदर से एक चीज़ आपके अगर नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त देखिए, मेरा ऐसा मानना है, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि क्रिएटिव काम कोई भी है ना वो आप अपनी वजह से तो कर सकते हैं, कोई और आपसे नहीं करवा सकता, या जबरन नहीं हो सकता। जबरन नहीं हो सकता, ऐसा ही दिल का काम है। मेरे हवाले से ये मुझे सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा है और अभी भी फेस करता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसका टाइटल कोई इंडस्ट्री में नहीं है। मैं एक अप्लाइड परफॉर्मेंस प्रैक्टिशनर हूँ, यानी कि परफॉर्मेंस, थिएटर और ड्रामा के ज़रिए मैं लोगों की एजुकेशन और डेवलपमेंट में उनके लिए फैसिलिटेशन पैदा करता हूँ। तो ये कोई इंडस्ट्री टाइटल नहीं है, ये कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, और ये मेरा सेल्फ डिवाइज्ड एक ऑक्यूपेशन है। चूँकि मेरी रियलाइजेशन ये रही है कि थिएटर और इम्प्रोवाइजेशन ख़ास करके ये वो मीडियम्स हैं जिसमें सबका भला हो सकता है। तो मैंने उसी को अपना करियर बनाने की कोशिश की और कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब के लिए, इंसान होने के नाते हम सब परफॉर्मर्स हैं। तो जो परफॉर्मेंस के ही फ्रेमवर्क्स हैं वो इंसान के लिए कैसे भलाई पैदा कर सकता है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, एजुकेशन से, NGOs से, टेक्नोलॉजी से, हॉस्पिटल से। मैं डाइवर्स सेक्टर्स में काम करता हूँ, मैंने हेल्थ केयर में काम किया है, टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ काम किया है, स्कूल्स के साथ, यूथ ग्रुप्स के साथ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ।
तो इन तमाम शुबजात के जो मकासद हैं वो परफॉर्मेंस और इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए कैसे अचीव हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले एक्सेप्ट किया है कि ज़िंदगी इम्प्रोवाइज्ड है, तो ये तमाम शुबजात इम्प्रोवाइजेशन से और परफॉर्मेंस से और थिएटर से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो मैं वो फैसिलिटेशन क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये एक प्रोफेशन है, मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमैनिटी का असासा है, क्योंकि हम सब परफॉर्म ही कर रहे हैं। बिल्कुल, जो कभी शेक्सपियर ने improvise कहा कर रहे था हैं। ना कि बिल्कुल स्टेज है और हम सब फनकार हैं, अपना अपना एक्ट करते हैं और फिर चले जाते हैं। और मैं उसमें ऐड ये करूँगा कि हमें नहीं पता कि कैसे एक्ट करना है। जिसको कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन थिएटर। वी आर बम्बलिंग थ्रू आवर रोल्स इन लाइफ, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसी में अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है, मेरा मकसद ये है कि इसके ज़रिए से, परफॉर्मेंस के ज़रिए लोगों के लिए भलाई और बेहतरी पैदा की जा सके उनके पर्टिकुलर गोल्स और ऑक्यूपेशन के हिसाब से। क्या बात है, ज़बरदस्त। बिल्कुल जी, मुनीब हमारे साथ हैं, मज़ीद भी हम इनसे बात करेंगे। यहाँ अगेन वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया और मैं हूं शैला महमूद और मेरे साथ मौजूद हैं इम्प्रोवाइज थिएटर के इंस्ट्रक्टर मुनीबुर रहमान, जो कि हम कोशिश की हमने कि कुछ हम फिल्बदी का कुछ बना लें, जो कि कुछ का कुछ बन गया। जो हमारी नीयत थी उसके बरक्स कहीं और चली गई बात। फिल्बदी थिएटर यही है कि आप यहाँ से यहाँ निकल गए। जब नहीं हो रहा था हम यही कहते हैं, ये नीयत कुछ और थी कहीं और चला गया। फेलियर कुछ नहीं है। मतलब यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब गलती हो जाए तो फिर क्या होता है, कि फेलियर कुछ नहीं है, ओके चीजें इधर उधर मगर जो हमने अचीव किया वो डिफरेंट था हमारी इंटेंशन से। स्टोरी बनने के बजाय हम एसोसिएशंस पे चले गए, जिससे हम अपने एक्सपीरियंसेस की जो डिफरेंट पहलू हैं वो सामने उभर के आए, जैसे अम्मी की डांट, अम्मी के पराठे, वो सारे पहलू जो कि हमारे लाशऊर में दबे बैठे होते हैं, बिल्कुल वो उभर के सामने है। तो वो इम्प्रोवाइजेशन के लिए, सीन्स के लिए हमारा एक पहला कदम बन जाता है। वाह क्या बात है। और आई थिंक ये भी खूबसूरती होती है एक एक्ट की, जब आप उसके अंदर इमोशंस के साथ कुछ कर रहे होते हैं। इमोशंस, अपने पर्सनल इमोशंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो नेचुरल होता है ना, आई थिंक। हाँ, स्क्रिप्ट तो है नहीं कोई, जाहिर सी बात है, तो वो नेचुरली चीजें चल रही होती हैं। तो आपके दिमाग में आज सबसे ज्यादा अम्मी की डांट और अम्मी के पराठे चल रहे थे, तो वो आगे अम्मी की याद चल रही थी, तो वो उभर कर सामने आ गए, जो कि एक बहुत रिच एक्सपीरियंस है और लोग उससे रिलेट भी करते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, तो जब आप ये काम कर रहे थे तो फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? उनको समझ नहीं आई है क्या। अरे नहीं, क्या कर रहा है लड़का हमारा। ये 20 मिनट पहले तक आपको भी समझ नहीं थी क्या है क्या, तो आप पूछ नहीं भाई क्या होता क्या है। सही, यही तो हम बताना चाह रहे हैं। इम्प्रोवाइजेशन थिएटर होता क्या है ये बताना चाह रहे हैं। मुझे मेरी अम्मी के साथ ये इंटरव्यू नहीं मिला ना जिसमें वो पूछ रही थी हाँ ये क्या होता है, जिसमें उन्होंने आराम से सुना हो ये तफसीली एक्सप्लेनेशन या कोई प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गेम। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ तुम करो जो करना चाहते हो, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम करने क्या वाले हो। तो वो दूर से देख रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ये होता क्या है हमारे पल्ले नहीं पड़ा। ओके, और वो बॉदर भी नहीं करते? नहीं, मैं उन्हें समझाता हूँ। हर एक की अपनी एक प्रेफरेंस होती है, अपना मिजाज होता है। जब आपका अपने ऊपर वो सेल्फ बिलीफ और सेल्फ फेथ होता है तो आपके इर्द गिर्द लोगों का भी आप पे बिलीव बनना शुरू होता है, मगर उसमें वक्त लगता है। और तो आप क्या वो वक्त गुजारे हैं या भी गुजर रहा है? वो वक्त आता रहता है। अच्छा। हाँ, काफी हद तक वो गुजार चुका हूँ, मगर बारहा आता रहता है, क्योंकि जिंदगी की नौयत ऐसी है कि हमेशा सवाल जरूर आते हैं। क्या, क्यों, कैसे, किस लिए। हाँ, ये भी होता होगा। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और उन सवालात के स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाबात नहीं है। फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करता है मुनीब? अपनी दिल की आवाज़ को मजीद ऊंची अजान समझने लगता हूँ। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके शो में घर वालों से कोई आया हुआ और उन्होंने देखा हो और उनको कुछ समझ में आया हो कि क्या हुआ है? बिल्कुल, शो देखने आए घर वाले, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जब चीज़ डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है तो उसको समझना आसान होता है। तो
उन्हें बहुत मजा आया और उन्होंने तफसीली फीडबैक दिया। ओह माय गॉड, हाँ। क्या था वो फीडबैक? वो फीडबैक बहुत जबरदस्त था। मतलब पॉजिटिव था? हाँ। ओके, फिर सही है। उन्हें बहुत हैरत हो रही थी कि सारे प्लेयर्स ये किस तरह हो सकता है कि इन्होंने कोई प्रैक्टिस या कोई लाइनें याद करके आए थे। वो तो लग रहा था कि बिल्कुल तैयार करके आए हुए हैं। ऐसे ही है। आई थिंक ये एक कॉम्प्लीमेंट है कि चलो झक नहीं मारा। एटलीस्ट फैमिली को समझ में आया। हाँ, और फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस और सपोर्ट हमेशा एक बड़ी वार्मथ पैदा करता है। तो मुनीबुर रहमान कितने पैशनेट है अबाउट के आपके अंदर एक जो चीज़ है उसको यंग जनरेशन जो थिएटर से शगफ रखती है उनको डिलीवर करने में, और उसके लिए क्या क्या मजीद आपके मुस्तकबिल के कुछ सोचा होगा आपने? बहुत कुछ सोचा है। यंग लोग जो हैं उनमें रॉ एनर्जी होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसकी कोई फॉर्म नहीं होती है, इसलिए वो तड़प रहे होते हैं। क्यों तड़प रहे के लिए? हाँ, क्यों तड़प रहे होते हैं उन्हें नहीं पता। उन्हें कोई मौका चाहिए होता है कुछ उभारने के लिए, कुछ पैदा करने के लिए, कुछ निखारने के लिए। वो क्या है मौका, वो क्या फॉर्म होगी, उन्हें नहीं पता। तो मैं इम्प्रोवाइजेशन थिएटर को पॉपुलराइज करने के लिए और उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए सबके लिए कराची आर्ट्स काउंसिल में इम्प्रोवाइजेशन थिएटर जैम रन करता हूँ। वाओ। जैम वो जगह है जहाँ पे कोई भी आके इम्प्रोवाइजेशन थिएटर ट्राई कर सकता है। ज़रूरी नहीं है उसके लिए कोई आपका आर्टिस्ट होना भी ज़रूरी है, कोई भी आ सकता है। आप इंसान हैं तो आप आर्टिस्ट हैं। आप इंसान हैं या ये काफ़ी है आर्टिस्ट होने के लिए। हाँ, अपनी अपनी ज़िंदगी में हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्टिंग तो की होगी। जैसे आप अभी कर रही हैं। नहीं, this is क्योंकि मैंने not देखा आप ऑफ कैमरा क्या थी और क्या ऑन कैमरा क्या। This is real me। तजाद सबके सामने, जो कैमरे के सामने और जो कैमरे के पीछे उनके लिए भी। तो कोई भी आ सकता है आपके जैम। कोई भी आ सकता है। हमारे पास बच्चे आते हैं। पिछली दफ़ा हमारे पास एक 7th क्लास का बच्चा आया था लियारी से, और उसने हमें ज्वाइन किया और उसने खुल के खेला और हम सब ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि उसके प्ले करने से हमें एहसास हो रहा था कि क्या बेधड़क आवाज़ है उसके अंदर और कोई झिझक नहीं है उसके अंदर, और वो कितना एक्सप्रेस और एक्सप्लोर करना चाहता है। तो वो एक स्पेस है जिसमें कोई भी आके ट्राई कर सकता है। हम सैटरडेज़ को बेसमेंट में करते हैं 5 बजे शाम को। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों को इम्प्रोवाइजेशन थिएटर प्ले करने का मौका मिले, क्योंकि उससे हर एक की अपनी जो यूनिक क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस करने का और उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। हम कॉन्शियस, मसला ये ना कि हम एक्सप्लोर नहीं करते इंसान में, हम एक्सप्लोर नहीं करते। हम इतना, एक तो हमारे यहाँ सिचुएशंस ऐसी होती हैं माशी तौर पर भी, घरेलू तौर पर भी, इतनी सारी चीज़ें, तो हमें ये सोचने का मेरे ख्याल में मौका ही नहीं मिलता कि अच्छा भाई आप ये भी कर सकते, अच्छा ये भी था, ये भी हो सकता था। और ये इन तमाम सवालात के सोचने के लिए रुक के सोचना पड़ता है। ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी हमेशा वो मौका नहीं देती। तो एक वर्कशॉप सेटिंग में, इम्प्रोवाइजेशन थिएटर जैम की सेटिंग में आप इन तमाम फ़िल्टर्स को गिरा के अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे एक्सपीरियंस करें। इस हवाले से मैं मुख्तलिफ़ इदारों के साथ, हस्पतालों के साथ, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ऑनलाइन भी काफ़ी इदारों के साथ काम करता हूँ, जिससे वो ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं एम्प्लॉइज़ के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। तो मेरे लिए जो हमेशा एक एक्साइटिंग चीज़ होती है कि मैं हमेशा विटनेस करने का मौका मिलता है कि लोग किस तरह से अपने अंदर के छुपे हुए जरासीम उभर कर सामने आते हैं, जिससे वो खुद भी कभी वाकिफ नहीं थे। बिल्कुल। तो उनके लिए एक सेल्फ डिस्कवरी होती है, बल्कि बहुत सी सेल्फ डिस्कवरीज होती हैं कि यार ये जो अभी हमने एक्सपीरियंस किया, मेरे अंदर ये भी था, ये भी मेरा ही हिस्सा था, ये भी मेरी ज़ात में था, ये मेरी शख्सियत में था जो कि उभर कर सामने आया। और उसका जवाब है हाँ, ये सब आपकी शख्सियत के अंदर वो चीज़ें हैं जो कि ढकी छुपी रहती हैं। तो इम्प्रोवाइजेशन थिएटर वो एक क्रिएटिविटी का एवेन्यू है, बहुत वसी, जो कि हर शख्स के लिए, और वो हर तरह के ह्यूमन एक्सपीरियंस को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको अब्जॉर्ब करते हुए कुछ भी क्रिएट कर सकता है। वाह, बिल्कुल। और अगर आप भी चाहते हैं इम्प्रोवाइजेशन का हिस्सा बनना या इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो हर हफ्ते शाम 5 बजे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की बेसमेंट में
मुनीबुर रहमान जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त सा जैम करते हैं। तो बिल्कुल जनाब, थैंक यू सो मच मुनीब वक्त देने के लिए, और आई होप कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी ज़बरदस्त सी शख्सियत के साथ हम आपकी करवाएंगे मुलाकात। तब तक आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और देखते रहना है वॉइस ऑफ साउथ एशिया। मुझे और मुनीबुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।